So as far as Bangladesh is concerned, what we need to understand that anything which is happening under the guidance. You asked in Hindi or English firstly? है? हिंदी में. तो जो आपने पूछा था, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये कौन सी सरकार है जो वहाँ पर है. अगर वो इंटरिम सरकार है तो क्या जो वो एक्शंस ले रहा है, क्या वो 4 या 5 साल के लिए हैं या 4 या 5 महीने के लिए हैं. तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए क्या हमें उसमें तुरंत रिएक्ट करने की ज़रूरत है या नहीं, ये हमें समझना चाहिए. सबसे बड़ी बात तो ये है. दूसरी बात ये है कि आज की तारीख पे तीनों सेनाओं ने अपने अपने चैनल्स पूरे खुले रखे हुए हैं. भारतीय सेना ने तो मल्टीपल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन खुले रखे हुए हैं. जो उनके वहाँ पे चीफ हैं उनके से मेरी रेगुलर बात होती रहती है. उसी प्रकार से हमारे बाकी चैनल से भी हमें एक दूसरे से बातचीत होती रहती है. आपको ये भी याद होगा कि हमने एक डेलीगेशन भी वहाँ भेजा था जिसने वहाँ पे सबसे जाके मुलाकात की थी. उसी प्रकार से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने बात की है, उसी प्रकार से चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने बात की है. इरादा ये है कि किसी प्रकार का कोई मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो. तो मैं आपको यही भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आज की तारीख पे जो भी वो कार्रवाई कर रहे हैं, तीनों सेनाओं जो कार्रवाई कर रही हैं, वो किसी भारत के किसी प्रकार के खिलाफ की कार्रवाई नहीं है. जहाँ तक कैपेबिलिटी डेवलपमेंट की आप बात करें तो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट एक चीज़ है जो चलती रहती है पूरे वक्त. भारत भी कर रहा है, बाकी देश भी कर रहे हैं, तो वो सबको ऊपर लागू है, वो अपनी कैपेबिलिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं. जहाँ तक हमारी तैयारी है हम उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं. हमारा जो कोर ग्रुप होता है इसके बारे में बातचीत करता रहता है और ये देखता रहता है कि कोई ऐसा कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो जिससे कि बात आगे बढ़ जाए. और जहाँ हमें एश्योरेंस चाहिए हम उनसे लगातार बात करते रहते हैं. हमारी आपस में ट्रेनिंग के भी एक्सचेंज हो रहे हैं. हमारे भी ऑफिसर्स वहाँ NDC के लिए जा रहे हैं, उनके भी ऑफिसर्स यहाँ पे आ रहे हैं. तो उस मिलिट्री रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार की कमी पेशी नहीं आई है. आपने अगला सवाल पूछा था आर्मी एयर डिफेंस के ऊपर. तो आर्मी एयर डिफेंस के ऊपर हमने सबसे बड़ी चीज़ ये देखी कि आर्मी एयर डिफेंस जो है हर लेवल पर है. यानी कि स्पेस से शुरू होता है, वो नीचे हमारा कहना चाहिए 30 से 150 मीटर तक जाता है. क्योंकि आपने देखा जो उनके FPV ड्रोन्स आते हैं वो आपके इसी रेंज पे आएंगे, हाइट पे आएंगे. तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ लेयर शुरू में हमने छोड़ दी थी, जैसे कि पहले हम Zu-23, L-70 इन सबको हम समझते थे ऑब्सलीट इक्विपमेंट हो गए हैं. हमने इनको अपग्रेड किया था क्योंकि हमारी ज़रूरत थी. आज की तारीख पे उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उनको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपग्रेड कर रहे हैं. उसी प्रकार से जो हमारे रडार्स थे, जो रडार्स बड़ी चीज़ें देख सकते थे, छोटी चीज़ें नहीं देख सकते थे, उनकी अहमियत तो है. लेकिन जो छोटे क्रॉस सेक्शन के रडार्स देख सकते हैं, जो ड्रोन देख सकते हैं, उनकी अहमियत बढ़ गई है. इसीलिए जो लास्ट हमारा फास्ट ट्रैक प्रोसीजर था इसमें हमने LLR काफ़ी खरीदे हैं. क्यों? क्योंकि आज की तारीख पे छोटे जो ड्रोन्स हैं वो उनकी नज़र में आते हैं. तो हमें आज की तारीख में काबिलियत चाहिए जो छोटे ड्रोन्स देख सके और छोटे ड्रोन्स को एंगेज कर सके. तो ये जो हमारी एयर डिफेंस यहाँ से शुरू होती है. उसके अलावा आपको पता है कि QR-SAM जो मॉडिफाइड है, आकाश प्राइम आपको पता है जिस पे हम कार्रवाई कर रहे हैं, उसी प्रकार से LR-SAM भी कार्रवाई हो रही है. और ये सारे जो हैं, ये सुदर्शन चक्र जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अनाउंस किया था, ये उसके तहत शामिल हो जाएंगे. और इस चीज़ को हमारी DRDO देख रही है जिसमें कि सोर्ड एंड शील्ड का कॉन्सेप्ट है. यानी देखो, उसको एंगेज करो और डिस्ट्रॉय करो, तीनों चीज़ उसमें शामिल होंगी. और इसमें हमने एक हमारे ब्रिगेडियर भी वहाँ पे DRDO में पोस्ट कर दिए गए हैं जो इस चीज़ में पूरी प्लानिंग स्टेज से शामिल हैं, ताकि सुदर्शन चक्र जो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा वो हर जगह पर उसमें आर्मी, एयरफोर्स और समन्वय रहे नेवी के साथ भी. All right, 79, 11 and 12. Good afternoon, sir. I am Shivani Sharma from India Today. Where are you? Sir, this side. She's here. Okay, Shivani. Sir, we had seen that after Pahalgam attack and prior to Operation Sindoor, there were a number of ceasefire violations along the line of control. After Operation Sindoor, is there a change in the pattern of ceasefire violations and terror launch pads across the line of control? And your insight on the recalibration of forces south of Peer Panjal? So this is Manu Pabi from the Economic Times in the middle, sir. Sir, can you tell us a bit more about your budget priorities? Budget is upcoming. There's a lot of changes which the army has gone through. And what kind of money are you seeking more, and what will the spending priorities be in the coming years? So Rahul Singh this side from Hindustan Times.
So you talked about the gradual normalization of the situation along the northern borders, but and efforts being made by both sides to kind of keep things calm. And in this context, when China has reiterated again that Shaksgam Valley is a part of their territory, but how do you see these comments in with respect to the situation along the northern borders? Thanks. Okay. So, Shivani ji, you have asked basically about the ceasefire violations. So, let me tell you that in 2025 there were 139 ceasefire violations which took place, but majority of them were basically during the 124, if I can say that specific, were during the Op Sindoor. And the balance one which are there were minor ones. What happens when a new unit comes? By the time, at times, if you have served in, of course you wouldn't have served in LC, but what I'm saying is, in line of control, when the tree also moves, it looks like that people are coming to attack you. So when the new unit, especially in case of Pakistan, when new unit moves, they are generally at times scared and they carry out a prophylactic firing. In our terms, prophylactic firing will also be looked at as ceasefire violation. So that is the kind of ceasefire violation has taken place. Otherwise, no major ceasefire violation has taken place. The second issue, what you have asked, is recalibration of forces south of Pir Panjal. So as far as forces are concerned, as of today, we are not relenting at all. No forces are coming back because, in my wisdom, today 140 approximately still the terrorists within the hinterland are likely to be there, out of which only 10 could be the local terrorists, rest all could be the Pakistani terrorists. If that be the case, I cannot sit at rest. Therefore, we are not relenting at all, and the forces which were placed there, in addition, those forces are still there, and we will not back down as of today. Manu Pabi asked the question about the budget. So I would like to just tell you that this time we are hoping for some increase in the budget. Because if Atmanirbharta is the clarion call, then the Indian industry also has to be reassured. That is point number one. The second issue is the budget last year, if you see, that capital acquisition, we were given a particular number, but finally we landed up signing somewhere 80,000 crores. And this was, LCH itself was approximately 40,000 crore. What it means that as the government is concerned, government has said that if you wish to spend money and you got a scope, don't worry on that. We will get you the money from somewhere. For example, this time also 33,000 has been given out. We may have signed approximately 20 approximately, but we are looking at finally reaching 50. And government is assured, don't worry, as far as we are concerned, we should be able to give it to you. That is the assurance which has been given. Your question is, what are the priorities what we are looking at? So if the priorities, if I have to look at, firstly, I have divided battlefield awareness. Because what I said, force visualization, force application and force preservation. These are the three pillars I always look at. So battlefield awareness will give me the force visualization as well as where to apply and where to preserve. Command and control. So somebody rightly asked, as far as the artificial intelligence is concerned, it's firstly the OODA cycle which is there. It gets enhanced and much faster because of this command and control. So we are paying a major attention to that. Force application I've already told you, and preservation and protection, because now the non-state actors also have today access to a lot of technology which can be used for attack. Therefore, the domain of protection and preservation, which was only, let's say, for the military, now we also look at the civil side. We saw in Poonch that how they targeted our Gurdwara and other places. Therefore, I need to protect and preserve that also. Therefore, I need to spend money towards that side also. And of course, sustenance and support, which is an ongoing factor. It's more applicable to the army because it's a large army, and our revenue expenditure, even for sustaining in terms of ammunition, arms, and the equipment, including kitting, comes from the revenue. Therefore, it will always remain very high for us. So this is as far as your question is concerned. Then Rahulji, you asked about the Northern Front and about the Shaksgam Valley. So as the Shaksgam Valley is concerned, India considers 1963 agreement between Pakistan and China as illegal. Therefore, any activity in Shaksgam Valley is concerned, we do not approve of it. And in this terms, MEA has already issued the statement.
Therefore, the joint statement which has been issued in China, what I understand about the CPEC 2.0, we do not accept it, and we consider that it is an illegal action which is being carried out by the two nations. Right, ladies and gentlemen, we are coming to the probably the last set of questions. So we'll have 63, 68 and 80. सर मेरा नाम अनुवेश रथ है, मैं जी मीडिया ग्रुप से हूं। सर मेरा सवाल ये है कि पिछले साल हमने देखा आपने काफ़ी अच्छे ऑपरेशंस किए, उसी के साथ साथ काफ़ी चीज़ें डीएसी और बाकी एओएन वगैरह आए, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है कि कई सारे प्रोक्योरमेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी डिले होते हैं। वहीं पे जिस तरीके से ग्लोबल हालात चल रहे हैं, आपको कई सारे जल्दी प्रोक्योरमेंट लेने पड़ेंगे। किस तरीके की बैलेंसिंग आप इसमें करेंगे, क्योंकि इस बार बजट में आपको मतलब तीनों सेनाओं को लगभग 80,000 करोड़ एक्स्ट्रा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दिया जा रहा है, कैपिटल एक्विजिशन के लिए दिया जा रहा है। Shinjoy. Shinjoy, your mic is not working. Please give him another mic. This was in Hindi or English? Hindi. English. Anush. Hindi. Yes, sir. So, there's been a lot of talk about the Striker. Is the army interested in the Striker? And also, sir, in the last DSE, there was this huge consignment of tanks that were going to be overhauled. Very, very large number. Now, as far as the previous case was concerned with the earlier batch, there seemed to be some unhappiness about it in terms of quality, in terms of time. So could you just tell us where it stands? And also this rocket force that you spoke of. Shinjoy, I'll request, we are at the fag end now. Otherwise, others will not get a chance to ask a question. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. सर मैं हरेन चौधरी रक्षा समाचार से। सर Yeah. सर मेरा सवाल है कि आर्टिलरी को लेकर के रेंज बढ़ाने की बात हो रही है और आईआईटी मद्रास ने रिसेंटली अभी कहा है कि हम रेंज बढ़ाने वाले हैं। तो भारतीय सेना कब दुनिया की पहली सेना बनेगी जो एक्सटेंडेड रेंज आर्टिलरी जो रैमजेट इंजन के साथ होगी वो जो है इंडक्ट करेगी, कब तक ये होगा? और दूसरा सवाल मेरा जोरावर टैंक को लेकर के है सर, उसका भी क्या स्थिति है और कब से उसके यूज़र ट्रायल शुरू होंगे और कब भारतीय सेना में शामिल होगा? थैंक यू। ओके, तो पहले मैं रक्षा समाचार का सवाल लेता हूँ। जहाँ तक आरटी रेंज का सवाल है, आरटी रेंज जैसे आपने बताया कि आप सिर्फ आरटी गन की बात कर रहे हैं, और चूंकि आरटी गन की बात कर रहे हैं तो इसमें जहाँ तक मैं खुद वहाँ पे आईआईटी मद्रास गया था, मैंने उनकी वहाँ पे प्रोग्रेस देखी, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो काफ़ी इनकरेजिंग प्रोग्रेस है। और अभी टाइमलाइन तो उसमें हम फिट नहीं कर सकते हैं क्योंकि टाइमलाइन बताना बहुत मुश्किल होता है, बट ये है कि काफ़ी प्रोग्रेसिव फीडबैक आया है और रैमजेट टेक्नोलॉजी जैसे ही आएगी हमें लॉन्गर रेंजेस मिलनी शुरू हो जाएंगी। और इस रैमजेट टेक्नोलॉजी को मार्टी गन्स पे फिर नहीं रोकेंगे। फिर जहाँ तक हमारे पिनाका जो हैं, तो पिनाका रॉकेट में भी अगर हम इसको लगा सकते हैं तो हमें इससे ज़्यादा रेंज मिलने का फ़ायदा होगा। और ये रैमजेट टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आगे भी इस्तेमाल होती रहेगी। उसी प्रकार से डीआरडीओ भी इस टेक्नोलॉजी पे काफ़ी काम कर रहा है। तो मेरा तो सोच विचार ये है कि 2026 के सेकेंड हाफ में हमें इसमें काफ़ी सफलता हासिल हो जानी चाहिए। दूसरा आपका सवाल था जोरावर टैंक के बारे में। तो जोरावर टैंक अभी तक सिर्फ एक बनाया गया है जो कि हाई एल्टीट्यूड में अभी डिप्लॉयड है। उसमें कुछ कमी पेशी आई थी क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया है, और हाई एल्टीट्यूड में चूँकि और भी नए फैक्टर्स आते हैं और इन सारी चीज़ों को फिर आपने रिपेयर करने के लिए नीचे लाना पड़ता है। तो चूँकि अभी वो नीचे नहीं आ सकता है तो एक दूसरा हज़ीरा में एक टैंक प्रोटोटाइप तैयार किया गया है जो कि अभी हम वेस्टर्न बॉर्डर्स में उसको ट्रायल्स के लिए भेज रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि ये इसके काफ़ी हद तक इसका प्रोटोटाइप बन चुका है, बट जो छोटे मोटे जो इसके मेजर असेंबलीज़ हैं उसमें जो खामियां आती हैं उसको दूर करने में भी वक्त लगेगा, इसलिए इसमें टाइमलाइन फिक्स नहीं की जा सकती। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि 2029 के आसपास अगर इंडक्शन शुरू हो जाएगा तो उसका काफ़ी फ़ायदा होगा। Then moving on to Shinjoy, you asked about the Striker and the tank overhaul. So the Striker is concerned, it is one of the options we are looking at because we need a platform. We should be able to utilize it very well in the
northern front, and it should have all the capabilities in terms of protection, in terms of firepower, in terms of mobility. So if there is an Indian option to it, we will prefer to go for Indian option. If not, then definitely we are looking at other options also. Striker is also one of those. Coming on to the second factor, what you asked for is about the tank overhauling. So what we understand that because of the force majeure factors, some spares which were required to be provided to the AVNL from the OEM could not come in time or got delayed. As a result, the overall has got some slippages. Secondly, AVNL did not have that much of capacity which we were supposed to be having. So this time what we have done, we have also taken the help of 505, the Army Base workshop which is there. And this workshop is also carrying out parallel repairs or the overhauls at this place also. So what we are looking at the PSU, we are looking at Army Base workshop, and if there is an industry which is ready to come forward and help us out, we will be surely ready to reach out to them and give them the contract also. But I can just assure you it does not affect in any way our operation efficiency, because we take this corrective action at the right point of time. It does not mean that the equipment is not usable in that particular time. As far as the quality is concerned, I do not have any reports of any quality. Some infirmities can always be there, which is something the corrections will take place, which is acceptable to us. Time slippages are there, yes, I agree with you, and we are taking corrective actions towards that side. Moving ahead, I think all three answered? All three have been answered. Okay, thank you. Sir, we are nearing the end. Probably we have got 3 more minutes. We'll take probably one question or two. Okay, one set. We can have 96, 88 and 165. Okay, we'll come to that, man. 96, where is 96? 96. Yes, Yeah. please ask. सर ट्रस्ट मोहन शर्मा भारत एक्सप्रेस से। सिंदूर से ज़्यादा ऑपरेशन सिंदूर पूरे देश में फेमस हो गया और हर बच्चा ऑपरेशन सिंदूर की बात करता है। मैं सिर्फ एक चीज़ जानना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में टर्निंग पॉइंट क्या था हमारे लिए? Okay, 88. या ऊपर दीजिए। सर शिखा ठाकुर फ्रॉम भारत 24। सर हमने देखा है कि नैरेटिव्स की लड़ाई हो रही है और एक तरफ बॉर्डर पे वॉर चल रहा है, दूसरी तरफ हेडलाइंस और हैशटैग्स में। अभी एशियन रिपोर्ट्स ने एक न्यूज़ पब्लिश की है जिसमें उन्होंने कहा कि चाइनीज़ एयरक्राफ्ट J-10 उसको ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ सक्सेसफुली एम्प्लॉय किया गया। इस तरीके के जो नैरेटिव्स है सर जो सोशल प्लेटफॉर्म्स पर है उसको कैसे हम केटर कर सकते हैं? Okay, last one, 165. So Bipindra here, sir. I'm an independent journalist. So you talked a lot about the Northern Front, sir. There is one thing that I wanted to ask you about the Northern Front, which is in October 2024 when the agreement was signed for disengagement. There were also 2 more steps that were to be done, which is disengagement and de-induction. 3-step process was to be maintained. At what process? Currently this LAC disengagement exists at this point in time. And also, sir, world over we are seeing that the conflict is drone driven. Basically, the drones are, sort of shaping the battlefield, effects that happen. And air littoral is becoming a very important space, and control of air littoral is also a big question mark as far as the Indian force structures are concerned. So would you throw some light on what is the thinking of the army on the air littoral control and command and control structures? So 88 भारत 24। आपने पूछा था कि ये जो बहुत सारी खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया में, उसको आप काउंटर कैसे करते हैं। जहाँ तक ये सवाल है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहुत सारी चीज़ों पे अगर आप ना भी रिएक्ट करें तो भी चल जाएगा, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे ही रह जाएंगी। तो क्या होता है, प्रोफेशनल्स जो हैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ में सच्चाई है, अगर उसमें कुछ सच है, तो उसको हम फिर डिटेल में इन्वेस्टिगेट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उसके काउंटर एक्शंस लेंगे। बट आज की तारीख पे ये जो साइकोलॉजिकल चलता है, ये इसको हम बोलते हैं
सोशल मीडिया वॉरियर्स, इन वॉरियर्स के बीच में ही जो बिना तलवार के लड़ते हैं, वो तलवार की लड़ाई, बिना तलवार की लड़ाई वहीं पे सीमित रहे तो अच्छा है। काउंटर के लिए जो कार्रवाई थी उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत कुछ कार्रवाई हम कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में करेंगे ही। जहां भी आपको डाउट होता है आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे या ADG Stratcom को ट्वीट करके भेजिए, वो ज़रूर उसका जवाब देंगे और आपको सही चीज़ बताएंगे।